हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत अन अकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओशियन। तो हम इस वीडियो के अंदर में ओशियन से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हमारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, DSSB हो गया, तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओशियन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अर्थ के सरफेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे अर्थ के सरफेस के 71% भाग पर वाटर है, ठीक है। इसके 71% पार्ट पर वाटर है और इसके सिर्फ 29% पार्ट पर जो है सो लैंड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर जो अधिकतर भाग है वो किसका है, वाटर का है, 71%। तो इसीलिए ना अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। और नीला ग्रह कहे जाने की वजह क्या है कि इसके चारों तरफ मतलब कि देख सकते हैं कि 71% भाग पर जल है। अब इसमें भी अगर हम वाटर के इस रेशियो को बांटे तो इसमें भी जो 97.3% है वो आपका ओशियन के फॉर्म में है, ठीक है, महासागर के रूप में। या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये सारा का सारा जल लवणीय है, ठीक है, सैलाइन है ना। और 2.7% वाटर जो आपका हो जाता है ये आपका फ्रेश वाटर हो जाता है, फ्रेश वाटर हो जाता है। अब इस फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि अलवणीय जल, मतलब कि मीठा पानी, ठीक है, अलवणीय जल। और इस अलवणीय जल में से भी, इस फ्रेश वाटर में से भी जो आपका लगभग जो 2% वाटर है ये ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है, ग्लेशियर हिम के रूप में है। तो यानी कि आपके अर्थ पे जो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स ग्लेशियर हो जाता है। और इसमें जो आपका लेस देन 1% जो वाटर है, लेस देन 1% वाटर, ये आपके लिए पोर्टेबल है। 1% वाटर ही सिर्फ आपके पीने योग्य है या आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा वाटर के रेशियो को अर्थ पे डिवाइड किया। और जो भी हम अर्थ पे जो वाटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंदर रखते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही क्या होता है कि वाटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ उपस्थित जो जल होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक में हम मेनली क्या है कि ओशियन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ओशियन के बारे में, महासागरों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ओशियन की बात करें तो टोटल आपके 5 ओशियन हो जाते हैं ना, देयर आर 5 ओशियन, कुल 5 महासागर है। तो हम इनको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अगर हम इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका पैसिफिक आता है, प्रशांत महासागर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। ये साइज के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा है पैसिफिक। दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशियन आता है, अटलांटिक महासागर आता है, ये सेकंड नंबर पर आता है। अटलांटिक के बाद जो आपका तीसरा ओशियन है साइज के अकॉर्डिंग तो वो इंडियन ओशियन हो जाता है, इंडियन ओशियन, जिसको हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो आपका सदर्न ओशियन है, जिसे हिंदी में दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पे आपका आर्कटिक ओशियन आता है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो अगर आप इसको याद रखने का एक फॉर्मूला तैयार करोगे तो ये आपका हो जाता है पैसा, ठीक है, पैसा इसका एक फॉर्मूला हो गया। पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन एंड ए से आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये हमने साइज के अकॉर्डिंग लिखा है। अच्छा, इन ओशियंस की भी कुछ खास बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, जरा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले पैसिफिक के बारे में जानते हैं। तो पैसिफिक ना सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि ये सबसे डीपेस्ट ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक सबसे गहरा महासागर भी है। तो हमारे अर्थ पे जो सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, जिसे मारियाना गर्त कहते हैं हिंदी में, तो ये हमारे अर्थ पे सबसे गहरा बिंदु हो जाता है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर है इसकी गहराई मारियाना ट्रेंच की। और अगर हम पैसिफिक के शेप की बात करें तो जो पैसिफिक का शेप है वो ओ शेप है, ठीक है, पैसिफिक ओ शेप में है, ठीक है। पैसिफिक जो है प्रशांत महासागर ये ओ शेप में है। अब आते हैं हम लोग अटलांटिक पे। तो अटलांटिक का जो आपका शेप है ये एस शेप का है, अटलांटिक ओशियन एस शेप का है
और जो अटलांटिक ओशियन है इसको बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है, सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है। इसको बिजिएस्ट ओशियन या सबसे व्यस्त महासागर कहे जाने की वजह क्या है कि शिपिंग वगैरह, शिपमेंट वगैरह की वजह से, ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से इसको सबसे व्यस्त महासागर कहा गया है। दूसरा, अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो ये ओनली ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है और उसका नाम है इंडिया, ठीक है, इसका नाम भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। और जो हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, ये ट्रायंगुलर शेप का है। अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो इट इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ये त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार है। और जो आर्कटिक ओशियन है ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है। सदर्न से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ओशियन सैलिनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओशियन सैलिनिटी को डिस्कस करते हैं अब। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओशियन सैलिनिटी। ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता कहोगे आप इसे, महासागरीय लवणता हिंदी में। तो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि इट इज़ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन ओशियन, ठीक है। जो हमारे ओशियन में सॉल्ट होता है या लवण होता है, इसकी उपस्थिति को, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट या लवण की उपस्थिति को हम ओशियन सैलिनिटी कहते हैं। तो हमारे ओशियन का जो एवरेज सैलिनिटी है, अगर हम पूरे अर्थ पे बात करें एवरेज सैलिनिटी, तो हमारे ओशियन का औसत जो लवणता है वो 35 पार्ट पर 1000 है, ठीक है, 35 प्रति 1000 भाग है। अब यहाँ पे मैंने ये एक सिंबल लिखा है, जरा इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये सैलिनिटी को मेज़र करने का यूनिट होता है, ठीक है। सैलिनिटी का जो मेज़रमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, पार्ट पर 1000 होता है, पार्ट पर 1000, ठीक है। हिंदी में आप इसे कहोगे प्रति 1000 भाग। तो इस रूप में सैलिनिटी को मापा जाता है। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलिनिटी की हम बात कर रहे हैं 35 पार्ट पर 1000, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी जान लेते हैं कि हम ना किसी भी ओशियन के 1000 ग्राम वाटर का सैंपल लेते हैं, 1000 ग्राम वाटर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कितने ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। तो इसी को पार्ट पर 1000 कहते हैं, यानी कि 1000 के पीछे मापा जाता है इसे, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट पर 1000 है। इसका क्या मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर ओशियन के प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक है, ठीक है, 35 ग्राम लवण है, 35 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम मोस्ट सैलाइन पार्ट की बात करें अर्थ पर, सभी ओशियन को मिला के जो मोस्ट सैलाइन पार्ट है, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका डेड सी, मृत सागर। पूरी पृथ्वी पर मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है जो कि 340 पार्ट पर 1000 है, ठीक है, 340 पार्ट पर 1000 है, 340 प्रति 1000 भाग है। इसका मतलब क्या है कि समुद्र के डेड सी के 1000 ग्राम जल में, प्रति 1000 ग्राम जल में 340 ग्राम लवण है, 340 ग्राम नमक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे ओशियन में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर ओशियन। तो भाई क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है हमारे ओशियन में, एलिमेंट क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, यौगिक। तो यौगिक जो सबसे ज़्यादा हमारे ओशियन में पाया जाता है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ये वही सोडियम क्लोराइड है जिसको आप रॉक सॉल्ट कहते हो, जिसको आप रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हो, या इसी को आप टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हो। इसको आप टेबल सॉल्ट क्यों कहते हो, क्योंकि घर में जो आप खाने के लिए नमक यूज़ करते हो वो NaCl ही होता है। तो एक एलिमेंट की बात करें तो ओशियन में सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट क्लोरीन होता है, और एक कंपाउंड की बात करें तो ओशियन में सबसे ज़्यादा एक सिंगल कंपाउंड NaCl पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा सैलिनिटी के बारे में जाना। अब हम ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी की बात करें तो ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर, फिर इसके बाद इक्वेटर पर, इसके बाद इक्वेटर पर, और सबसे कम सैलिनिटी
पोल्स पर होती है, ध्रुवों पर सैलिनिटी सबसे कम होती है, क्योंकि पोल्स पे भाई आइस है, बर्फ है, और बर्फ क्या होता है, फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। भाई इक्वेटर पे क्या होता है कि डेली बारिश होती है, रेन है इक्वेटर पे, डेली वर्षा है, तो रेन भी फ्रेश वाटर का सोर्स है, तो वो इक्वेटर पे थोड़ी सैलिनिटी को कम कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। और सैलिनिटी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे होता है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता सबसे अधिक होती है। तो ये हमने ओशियन सैलिनिटी के बारे में जाना। अब ओशियन सैलिनिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइड, ठीक है। तो टाइड भी ओशियन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइड, जिसे ज्वार कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो टाइड क्या होता है, ये हमारे पृथ्वी का जो जल है ये दिन में 2 बार ऊपर की ओर उठता है। ये वाटर का वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, 2 बार ऊपर की ओर उठना। तो एक दिन में टाइड जो है सो 2 बार आता है, 2 बार, ट्वाइस, ठीक है, इट अकर्स ट्वाइस इन अ डे। और 2 टाइड के बीच में अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है 2 ज्वार के बीच में। 2 टाइड्स के बीच में 12 आवर्स 26 मिनट का डिफरेंस होता है। अब हम टाइड के अगर कॉजेस की बात करें कि इसके कारण क्या है, ज्वार आने के कारण क्या है, तो इसका कारण है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, कि चंद्रमा और पृथ्वी के द्वारा जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो आपके टाइड का कारण बन जाता है, वो ज्वार का कारण है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। और दूसरा आप इसमें एक और जोड़ सकते हो, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, इस पे भी टाइड का फर्क होता है, ठीक है। अब हम लोग टाइड के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, टाइप्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो टाइप होता है वो है आपका नीप टाइड, नीप टाइड, जिसे लो टाइड भी कहते हैं, यानी कि निम्न ज्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पानी सबसे कम ऊपर की ओर उठता है, लघु ज्वार भी कहते हैं इसे। तो ये कब होता है, जब आपका सन अर्थ और मून ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। जब ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो नीप टाइड होता है, लो टाइड होता है। जबकि दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्प्रिंग टाइड, जिसको हाई टाइड भी कहा जाता है, जिसे हाई टाइड भी कहते हैं, उच्च ज्वार, ठीक है, उच्च ज्वार या वृहत ज्वार कहा जाता है इसे, वृहत ज्वार। तो ये ज्वार कब आता है, जब सन मून एंड अर्थ सेम लाइन में हो, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं, वृहत ज्वार कहते हैं। इस समय वृहत ज्वार आता है। तो ऐसी स्थिति कब कब होती है भाई, ऐसी स्थिति एक तो न्यू मून को होती है, न्यू मून को यानी कि अमावस्या को, और दूसरी स्थिति ऐसी होती है फुल मून को, ठीक है, तो यानी कि पूर्णिमा को। तो भाई अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं, तो इस दिन हाई टाइड आता है, ठीक है, इस दिन हाई टाइड आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओशियन से रिलेटेड, तो आप लोगों को टाइड अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए आपके टाइड के। एक चीज़ और कि जो टाइडल रीजन होता है, जो ज्वारीय क्षेत्र होता है, ये ना नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, नौ संचालन के लिए, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं अच्छे से, तो नेविगेशन के लिए अच्छा होता है। दूसरा, टाइडल रीजन फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये टाइडल रीजन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, नेविगेशन के लिए और फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टाइडल रीजन। अब हम लोग टाइड के बाद डिस्कस करते हैं ओशियन करंट के बारे में, ठीक है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट से रिलेटेड है। तो महासागरीय धारा। तो देखो दोस्तों कि जो ओशियन करंट होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका हो जाता है कोल्ड करंट, ठीक है, यानी कि ठंडी धारा,
और दूसरा होता है वार्म करंट, यानी कि गर्म धारा। ये ना अपने रास्ते में आने वाले क्लाइमेट पे भी इस तरह का असर डालते हैं। जहाँ भी कोल्ड करंट होता है वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड होता है, और जहाँ वार्म करंट होता है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो गर्म होता है। तो ठंडी कहाँ होती है? पोल्स पे। तो इस तरह के जो करंट है वो पोल्स पे क्रिएट होते हैं, ध्रुवों पर, और ये इक्वेटर की तरफ जाते हैं। जो इनका डायरेक्शन होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है। तो कोल्ड करंट का डायरेक्शन पोल्स टू इक्वेटर होता है, ठीक है। और जो वार्म करंट का डायरेक्शन है वो आपका, ऑब्वियस सी बात है कि जो वार्म करंट है वो इक्वेटर पे क्रिएट होता है, और ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाता है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपका कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट का एक एग्जांपल हो जाता है। लैब्राडोर जो है ये कोल्ड करंट का एक एग्जांपल हो जाता है। और जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, ये आपका वार्म करंट का एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है, गर्म धारा का एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। अब ना वो कोई भी जगह जहाँ पे ये कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो उसको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है उस जगह को। उसको हम बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ भी ये करंट मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ना टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ना टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो वहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर मध्यम होने की वजह से, मीडियम होने की वजह से जो जू प्लैंक्टॉन्स या फाइटो प्लैंक्टॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि मछलियों का भोजन होते हैं। तो वहाँ पे जब मछलियों का भोजन भारी मात्रा में होता है तो इसका मतलब है कि मछलियाँ भी वहाँ भारी मात्रा में होंगी। तो इसलिए ऐसी जगहें बेस्ट फिशिंग ग्राउंड हो जाते हैं। बट ऐसी जगह जहाँ ये दोनों धाराएँ मिले वो नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं होते, क्योंकि फॉग होता है वहाँ पे, है ना। तो नौ संचालन के लिए अच्छे नहीं होते ऐसी जगह है, क्योंकि वहाँ पे फॉग क्रिएट होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने मेनली जो है सो ओशियन से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, ठीक है। और अक्सर इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसी तरह की मिलती रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो गुड बाय।